हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम ईवीएस यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 20 एमसीक्यूज देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके आगामी यूपीएससी प्री, एसएससी, सीजीएल या फिर आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली यूजफुल होंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? एस्बेस्टस, धूल, कैडमियम, लेड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या होता है, ये इतना प्रदूषित रहता है कि ये अगर वायु में उपस्थित है तो ये आपके ब्लड वेसल्स में जाके इसको क्या कर सकता है? प्रदूषित कर सकता है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगला है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों, तेल और विलायकों, पीड़क नाशकों मीन्स पेस्टिसाइड्स, ठीक है, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या है? पहले तो समझते हैं कि ये क्या बात हो रही है। ठीक है, समुद्र में क्या किया जाता है, कई पेस्टिसाइड्स को का प्रवाह कर दिया जाता है या फिर कई तेल का रिसाव हो जाता है। तो वहाँ की जो मछलियाँ रहती हैं या फिर जो जलीय जीव रहते हैं वो उस प्रदूषण का शिकार होते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या किया जाता है, छोटे छोटे तरल मतलब छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो क्या करते हैं, उन पीड़क नाशकों और तेलों को खा लेते हैं। ठीक है, इसे ही मतलब उन्हीं कीड़ों को उपचार के लिए पानी में डाला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जैविक उपचार या फिर बायो रेमेडिएशन कहा जाता है। अगला है, जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए एक मानदंड है। पहले तो समझते हैं कि बीओडी क्या है। बीओडी ये है कि अगर कोई पानी में प्रदूषण ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगी? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीओडी के। ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीओडी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? ठीक है, नहीं पाई जाती है पूछ रहा है, तो चमगादड़, कंगारू, चूहा या गिरगिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? गिरगिट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन असमतापी प्राणी नहीं है? पूछ रहा है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एनिमल मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड, एक हॉट ब्लडेड। ठीक है, ये हॉट ब्लडेड वो होते हैं जिन्हें मतलब जो गर्मी और ठंडा दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये कोल्ड ब्लडेड वो हैं जिनका खून क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, तो गिरगिट का खून जैसे जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड है, और मेंढक ही एक ऐसा जीव है जो कोल्ड ब्लडेड भी है और हॉट ब्लडेड भी है। सांप भी कोल्ड ब्लडेड है, पक्षी यहाँ पे हॉट ब्लडेड है, जिसमें मनुष्य भी क्या है? हॉट ब्लडेड में आते हैं। मनुष्य, पक्षी या फिर चूहा, ये सभी जितने भी मैमल प्रजाति के मोस्टली जो हैं वो किस में आते हैं? हॉट ब्लडेड में आते हैं, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड में है। अगला है, कुछ हिम परिवर्जन, ठीक है, फ्रीज अवॉइड प्राणी ग्लिसरॉल व प्रतिहीय प्रोटीन को जमा करते हैं जो उनके शरीर के द्रव पदार्थ को हिमांक से नीचे ले जाता है। मतलब क्या करते हैं, उनके शरीर के द्रव पदार्थ को किस लिए फ्रीज प्राणी ग्लिसरॉल व प्रतिहीय प्रोटीन को जमा करते हैं? जैसे कुछ ध्रुवीय प्राणी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बॉडी में ग्लिसरॉल का और क्या आता है, प्रतिहीय प्रोटीन को जमा करते हैं, जो क्या करते हैं, उनके शरीर के तापमान को ना वो हिमांक से नीचे लेके जाता है, मतलब अंदर जमने नहीं देता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं रखता है? मतलब ये क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन हॉट ब्लडेड है? ठीक है, हॉट ब्लडेड को पूछ रहा है, ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं रखता है पूछ रहा है। ठीक है, तो मगरमच्छ ये रखता है, सैलामेडर भी रखता है और केचुआ भी रखता है। मोस्टली ये तीनों क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो चमगादड़ यहाँ पे हॉट ब्लडेड है। अगला, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? ये अभी हमने देखा था, कौन है इसका आंसर? कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही खतरनाक होता है ये, अगर वायु में प्रेजेंट है तो फिर
ब्लड वेसल्स में जल्दी पहुंच जाता है और क्या करता है, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन भारत के कुछ भागों में पीने के पानी जल प्रदूषकों के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, ठीक है, प्री में ऐसे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, मतलब पूछना क्या चाह रही है, भारत के पानी किसके प्रदूषण से ज्यादा खतरे में है, ठीक है, तो किसके प्रदूषण से खतरे में है, आर्सेनिक के, सॉर्बिटल, ये सब तो नाम नहीं सुना हुआ, फ्लोराइड्स के, और किसके, यूरेनियम के, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। देखिए, प्रदूषक को दो प्रकार में बांटा जाता है, ठीक है, एक प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जो ये प्राइमरी है ये सीधे वायु को प्रदूषित करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं ना, ये प्राइमरी के साथ मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राथमिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राथमिक है और फ्लाई एश भी प्राथमिक है। यहाँ पे जो स्मॉग है ये क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है, ये प्राथमिक प्रदूषक के साथ मिलकर क्या करेगा, वायु में प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला है माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध के उदाहरण है। कवकों और पौधों के जड़ों के बीच, कवक और शैवालों के जड़ों के बीच, बैक्टीरिया तथा पौधों की जड़ों के बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवक और पौधों के जड़ों के बीच, ठीक है, कुछ फंगस होते हैं और पौधों के जड़ों के बीच एक सहजीवी पाया जाता, मतलब एक छोटे छोटे जीव पाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, माइकोराइजा। अगला है, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होता है। कठोर और मोमी पर्ण। पर्ण रूपांतरण मतलब वहां के पत्ते कैसे हो जाते हैं, ठीक है, लीफ को पूछ रहे हैं। अब देखिए समुद्र में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है, पानी तो मिल नहीं पाता, इसीलिए क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं और पत्तों की जगह कांटे हो जाते हैं, ठीक है, कांटे हो जाते हैं। और क्या होता है, हम अगर कैक्टस को ही देख लें तो ये होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा मोमी टेक्सचर होता है इसका, मोमी यानी कि मोम जैसा नहीं होता टेक्सचर, ठीक है, तो कठोर और मोमी पर्ण, लघु पर्ण और पर्ण की जगह काटे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीनों आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अवधि तक, मतलब सर्वाधिक अवधि तक जानवर बिना पिए सबसे लंबा जी सकता है, ये पूछ रहा है, सबसे लंबी अवधि तक जी सकता है, ठीक है, जिराफ, ऊंट, कंगारू या कंगारू चूहा। तो देखिए हम ऊंट के बारे में तो अक्सर सुने हैं, लेकिन जो कंगारू चूहा होता है, हाँ, जो कंगारू चूहा होता है ये सर्वाधिक अवधि तक मतलब पानी बिना पिए जिंदा रह सकता है, महीनों महीनों ये पानी नहीं पीता। अब अगला है एम स्ट्रिपेस, ठीक है, एम स्ट्रिपल्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है, एम एस ट्रिपेस, ठीक है, एम एस ट्रिपेस, तो वन्य प्राणी जात का बद्ध जनन में, बाघ अभयारण्यों के रख रखाव में। एम स्ट्रिपेस किसके लिए यूज होता है, बाघ अभयारण्य के रख रखाव के लिए यूज होता है, यूज होने वाला वर्ड है, ठीक है। देखते हैं इसका पूरा है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर, इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, एम स्ट्रिपेस, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। अगला है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया था, कहाँ आयोजित किया था, नागोया, नागोया प्रोटोकॉल। अगला है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान की संकल्पना कब से आती है, 1973 से। यहाँ टाइगर रिजर्व की संकल्पना का पहला आती है, और भारत का पहला कौन है पूछेगा तो कार्बेट है, ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व 1973 से स्टार्ट हुआ था। अगला है, बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। बाह्य स्थानीय क्या होता है, देखिए जंतु जानवरों या फिर पौधों को संरक्षित करने के दो ही तरीके हैं, एक इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है, स्वस्थानीय, और एक्स सीटू बाह्य स्थानीय। देखते हैं समझते हैं, ये क्या होता है, उन्हीं की जगह जाके हम संरक्षण करते हैं, जैसे कि किसी जंगल में अगर बाघों का मतलब
ज्यादा तादाद है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व ये सब घोषित कर दिया जाएगा और उसका वहीं पर संरक्षण किया जाएगा। और एक्ट सीटों में क्या किया जाता है, इसमें जू या फिर जीन पूल बैंक ऐसे जू में लाके उनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण पूछ रहा है एक्स सीटू, ठीक है। जीन बैंक हो जाएगा, बॉटनिकल गार्डन हो जाएगा, चिड़ियाघर हो जाएगा, नेशनल पार्क इन सीटू में आ जाएगा, ठीक है। तो 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति, जैव मंडल, रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या फिर जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। क्यों क्यों क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, 3 जोन बनाए जाते हैं, ठीक है। 3 जोन बनाए जाते हैं, इसके हिसाब से जोन जोन वाइज क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, कौन कौन से, पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड और इंडो बर्मा, ठीक है। इसमें से जो पश्चिमी घाट है इसमें आती है साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली, शांत घाटी जिसे कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हैं, कौन कौन से हैं भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल, हिमालय और पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, सुंदरवन, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमारा ये 20 MCQ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का जो सीरीज था वो अभी सीरीज आगे भी चलेगा। MCQs आज के यहीं पे समाप्त होते हैं, हम कल से फिजिक्स के MCQs लेके आएंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साइंस ऐसा पोर्शन है जो कोई भी एग्जाम में कभी नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।